मातृभाषा उन्नयन संस्थान, जो कि हिंदी साहित्य जगत का एक जाना पहचाना नाम है, और इसी संस्थान से जुड़ी कार्यकारिणी सदस्य एवं कहानीकार भावना शर्मा लगातार संस्था के लिए काम कर रही हैं। भावना शर्मा के पास कहानीकार होने के नाते मंच संचालन की गजब की क्षमता है। उन्होंने बड़े दिलकश अंदाज से इसी का हमारा स्वाभिमान पुस्तक के लोकार्पण के मौके पर मंच संचालन किया। उनकी प्रस्तुति और शब्दों पर पकड़ देखकर सभी ने खुले मन से उनकी तारीफ की। और उसी आयोजन के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद भी हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक को ले जाने की ओर प्रतिबद्ध है। 15 वर्ष से भी अधिक समय से सक्रिय हिंदी पत्रकारिता में डॉक्टर अर्पण जैन अविचल जी ने 2016 में मातृभाषा.com नामक अंतरजाल की नींव रखी, जिसका उद्देश्य यही था कि हिंदी को किस प्रकार से राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक लेकर जाया जाए। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के प्रकल्प है 7 प्रकल्प। वर्तमान में वो सभी 7 प्रकल्प सक्रिय हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी मातृभाषा.com, जिसमें लेखकों की रचनाओं को उस अंतरजाल में प्रकाशित किया जाता है। साथ ही साहित्यिक समाचार पत्रों, जो दुनिया भर देश के समाचार पत्र हैं, उसमें प्रकाशित कराया जाता है। हिंदी के रोजगार के अवसर भी इसमें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका दूसरा प्रकल्प है हिंदी ग्राम। संस्था द्वारा हिंदी के साहित्यकारों की जानकारियों के संग्रहण के लिए साहित्यकार कोश बनाया जा रहा है। साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तक प्रकाशन, जो हमारी आज की मुख्य आवश्यकता है, इसके लिए संस्थान का अपना प्रकाशन प्रकल्प है, जिसे संस्मय प्रकाशन के नाम से जाना जाता है। आज के युग में किसी आंदोलन की स्थापित करने के लिए समाचार संस्थाओं, मीडिया जगत, पत्रकारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में अपना योगदान देते हुए संस्थान की मासिक पत्रिका साहित्यग्राम और वेब न्यूज चैनल खबर हलचल न्यूज है। साथ साथ समाज सेवा, जन सेवा के लिए कोरोना जैसे भयावह काल में जनमानस तक अपनी सहायता पहुंचाने के लिए सेवा सर्वोपरि प्रकल्प की शुरुआत की गई। मातृभाषा उन्नयन संस्थान आगे भी इसी तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उसमें साथ आप सबका चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप सबका साथ रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा, तभी हम इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने मंजिल को पा सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। समसामयिकता लघु कथा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसका कारण यह है कि सर्वप्रथम एक अच्छा श्रोता होना, एक अच्छा पाठक होने की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। अर्थात सभी विधाओं में पढ़ने की, सुनने की, सुनाने की तत्परता से लघु कथा या अन्य विधाएं शुरुआत होती है। गिरीश चंद्र जी का लघु कथा संग्रह इशिका हमारा सामना हमें अपने आसपास के परिवेश से, उसके सचेतन स्वरूप से परिचित कराता है। अब कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपकी लघु कथाओं के पात्र, उनके चरित्रों के स्वरूप सभ्य समाज को याद रह जाएंगे और प्रत्येक पाठक को इनकी अपना अपना जीवन दृष्टिगत होगा। मैं दिल से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे सत्र की ओर। हमारा प्रथम सत्र समापन की ओर है और समापन करने से पूर्व अध्यक्षीय उद्योग है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय आशीष कर्वे जी, उनको आमंत्रित करूंगी इन पंक्तियों के साथ। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले आशीष जिसे इनका, उसे पहचान मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले आशीष जिसे इनका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। भला कैसे
नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए। बहुत 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 स्वागत आदरणीय हमारे समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कर्वे जी, मुगल जी को हमने सुना, योगिता जी, कोमल जी को, अश्वविता शाह जी को। अब हम उन्हें सुनेंगे जिनके बारे में ऋषि ने कहा कि उनकी एक पंक्ति उन्हें याद है। आपको एक पंक्ति याद है 2014 से लेकर अब तक जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने हर बार मुझे बैठा के हर चीज को समझाया। साहित्यिक तौर पे अलग बात है, एक पिता के तौर पे अलग बात है। जब भी उनका नाम लेती हूँ तो बाकी गला इसलिए भर आता है, दिल भर आता है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातें जो एक पुत्री समझ सकती है उन्होंने वो समझा, अपनी दिल की भी, अपने जज्बातों की भी उन्होंने वो छाया मेरे ऊपर रखी और आगे रहने का वादा किया और निभाया। मैं आवाज सुनती आदरणीय हमारे मुख्य सुभाष चंद्र जी को इन पंक्तियों के साथ उनको साहित्यिक तौर पर नहीं बुला रही, वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकाना और महकना होता है काम खुशबू का, महकाना महकना तो काम होता है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती किसी कदरदानों की। मैं आवाज देती हूँ परम पूज्य आदरणीय सुभाष चंद्र जी, क्योंकि वे हर वर्ग को यहाँ पर हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के तौर पे यहाँ पे खड़ी है। कोई शिक्षिका है, कोई डॉक्टर है, कोई रंगकर्मी है, कोई बच्चों की बारीकियों को समझती है, तो कोई प्रौढ़ अवस्था में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको समझती है। इशिका पुस्तक में आपको हर रूप हर रंग मिलेगा। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ चंद्रेश जी को भी कि वे भी इस मंच को यहाँ पे जुड़े। चंद्रकांत चंद्रेश जी, श्रीमती योगिता वासवानी जी, आप एक प्रतिभावान रंगकर्मी हैं, विशेष जरूरत वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान करती हैं। आप ईश्वर ज्ञान सागर संस्था की सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वह साहित्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए आपका वाचन और व्यक्तित्व साहित्य प्रेम को लुभाता है। आपका हार्दिक आदरणीय सुश्री कोमल वर्मा जी, आप अम्बेडकर विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रतिष्ठित हैं, साथ ही प्रवासी साहित्य अध्ययन के दिल्ली की सचिव भी हैं। साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए कई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कोमल जी की अलग अलग विधाओं में पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे कुशल समीक्षक और साहित्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। परमिंदर शाह जी, रंगमंच का एक जाना पहचाना नाम, जिन्होंने फिल्मों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना दी है। लाइया, पाताल लोक, ढिंडोरा जैसे सफल वेब सीरीज की सफलता इनके खाते में आती है। कई जाने माने टीवी सीरियल जिंदगी में सावधान, इंडिया, करंट पेट्रोल में अभिनय कर चुके हैं। आपका व्यक्तित्व सहज, संस्कारी व मित्रमस्तर है। बहुत आदरणीय मेरे पिता थे श्री सुभाष चंद्र जी, इनके बारे में जितना कहूँ कम है। साहित्य में बहुत जाना पहचाना नाम है, उनको किसी भी तरह से कहूँ तो मेरे लिए बहुत छोटा पड़ेगा। साहित्य कोश में पुस्तकों के रूप में अनेक अमूल्य रत्न इन्होंने जमा करवाए हैं। प्रसिद्ध वक्ता है कि उन्हें सुने तो बस सुनते चले जाएं। आपकी अंतर की क्षमता, रचना धर्मिता को अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आपको सादर प्रणाम और कोटि कोटि नमन। इस समारोह के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर आशीष कर्वे जी, वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आशीष कर्वे जी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की पत्रिका कल्याणचल के संपादक के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आप कवि होने के साथ साथ सामाजिक चिंतक भी हैं और प्रगति प्रेमी भी। विश्व हिंदी साहित्य
परिषद के भी निदेशक हैं। सुदर्शन व्यक्तित्व आपका वैचारिक धरातल आपको ऐसे मनस्वी के पद पर प्रतिष्ठित करता है जो न केवल साहित्यिक क्षेत्र बल्कि हर क्षेत्र में नवचेतना का संवहन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। बहुत बहुत हार्दिक अब वो है जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सही मायने में दुनिया में इस संसार में एक सबसे खूबसूरत एहसास होता है जिसे कहते हैं सृजन। सृजन होना किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, रचनात्मक का, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेचैन करने वाली और एक आनंदित करने वाली एक परिस्थिति होती है। और वही परिस्थिति आज महसूस होती है गिरीश चावला जी की आंखों में, उनकी मनस्थिति, साथ ही उनके परिवार वालों के मनोभावों में। तो हम सब आप सभी के साथ मिलकर अपने अतिथियों से भी अनुरोध करेंगे कि अब इशिका पुस्तक का लोकार्पण कन्याओं का, महिलाओं का, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, उनके हर पहलू को बहुत बारीकी से इसमें दिखाया गया है, चरितार्थ किया गया है। समाज के एक एक कोण को यहाँ पे बहुत पहली नजर से दर्शाती पुस्तक इशिका, जो स्वयं लेखक की पुत्री के नाम पर समर्पित की है आदरणीय गिरीश चावला। वो एक ऐसे लेखक हैं जो स्वयं के अनुभव को अनुभूति करते हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज के अनुभवों से भी कुछ न कुछ संदेश ग्रहण करते हैं। हर बारीक पक्ष पे उनकी नजर जाती है। ये पुस्तक 2-3 साल की मेहनत का आपके सामने नतीजा है। उन्होंने क्या सोच के, क्या समझ के, किस दृष्टि से और किस दृष्टिकोण को रखकर इस पुस्तक को रखा है। विजन आप जब इसे पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, तब आपके सामने चरितार्थ होगी। उससे पहले पुस्तक का नाम है इशिका। इशिका गिरीश चावला जी की सुपुत्री का नाम है। उन्होंने इस पुस्तक का नाम इशिका क्यों रखा, ये तो लेखक आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि इशिका एक स्त्री की भावनाओं को दर्शाती है और एक स्त्री प्रकृति जननी जो सिर्फ सृष्टि का निर्माण ही नहीं करती बल्कि उसे पोषक देती है। इशिका एक भाव है, पहचान है, संदेश है, आत्मविश्वास। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी स्त्री शक्तियों में से कुछ चुनिंदा नाम को मैं यहाँ पे बुलाऊंगी जो हमारी प्यारी सी इशिका को सम्मानित करेंगे। मैं आवाज देती हूँ सर्वप्रथम इशिका की माता श्री को, आदरणीय सुमित चावला। हमारे बीच एक ऐसे ममत्व जिन्होंने अभी अभी उस ममत्व की भावना पे कदम रखा है। मैं आमंत्रित करती हूँ संस्थान की सचिव आदरणीय सुरभि सरोज। उन्होंने उसमें क्या पाया, क्या देखा, गिरीश चावला जी की लेखनी से लेकर उनके कथानक तक उनको क्या महसूस हुआ, वे सब यहाँ पर आकर हम सबको बताएंगे। मैं सर्वप्रथम आवाज देती हूँ इन पंक्तियों के साथ। दीपमाला स्वागतम में जल उठी, दीपमाला स्वागतम में जल उठी, इंद्रमल करके हवाएं चल उठी, कर रहा स्वागत ये आलम आपका, स्वागतम शुभ स्वागतम है आपका, आदरणीय सुश्री कोमल वर्मा जी। मान के आपको बता दें कि योगिता वासवानी एक स्पेशल एजुकेटर, थिएटर कलाकार के साथ साथ क्लासिकल डांस में भी महारत हासिल रखती हैं और ईश्वर ज्ञान सागर संस्था के माध्यम से, जिसमें वह सचिव पद पर कार्यरत हैं, वहां से वह सामाजिक कार्यों को अंजाम देती हैं। सर्वप्रथम मैं इशिका पुस्तक जिन्होंने लिखी है, मैं माननीय मेरे साथी गिरीश चावला जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जब ये पुस्तक लिखी गई है तब हम 2 साल से कोरोना काल की त्रासदी को झेल रहे थे
जब सब कुछ थम गया था और हम आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से सब हर तरह से रुक गए थे। चारों ओर नकारात्मकता ही नकारात्मकता थी, परंतु मेरे साथी गिरीश जी ने नकारात्मकता का अपने पर प्रभाव न डालते हुए सकारात्मकता के साथ साहित्य को अपनी हिम्मत बनाकर ये पुस्तक लिखी और हमारे समक्ष लेकर आए। उसके लिए मैं ये धन्यवाद के पात्र भी है और उनको फिर से एक बार और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं गिरीश जी को एक रंगमंच के कलाकार के रूप में जानती हूँ और रंगमंच के कलाकार होने के नाते मैं उनके बारे में बहुत कुछ बता भी सकती हूँ, पर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें अब लघु कथाकार लेखक के रूप में भी जानने लगी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जिन्होंने रंगमंच में अपना स्थान एक बना लिया, पहचान बना ली और वो अब लेखनी में भी अपने अग्रसर हो रहे हैं, तो मैं बहुत हर्षित महसूस अनुभव करती हूँ। और इनकी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, लघु कथाएं बहुत अच्छी मुझे लगी, सारी बहुत अच्छी लगी, परंतु मुझे जैसे कि अभी कोमल जी ने कहा इस दर्द की दवा नहीं, और दूसरी लगी मुझे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस दर्द की दवा नहीं, जैसे उन्होंने बता ही दिया कि कोरोना काल में जब सब अस्त व्यस्त था, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वहीं दूसरी जगह ऐसे लोग भी थे जो इसका फ़ायदा भी उठाते थे। तो इंसानियत के इस रूप को अपने शब्दों में गिरीश जी ने बहुत अच्छा भरा है, उसको लिखा है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा में एक नारी का व्यक्तित्व बताया गया है, नारी के रूप को बताया गया है, नारी की व्यक्तित्व को बताया गया। उसमें ये बताया गया कि नारी वस्त्र जो मर्जी पहने, परंतु उसका आंकलन वस्त्रों के अनुसार नहीं किया जाता। नारी की अपनी एक शक्ति है, अपना मान है, अपना सम्मान है। नारी की बहुत उसको उतारा गया है उसको शब्दों में बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत हर्षित भी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस पुस्तक के साथ। और एक बार फिर मैं उनको बहुत सारी गिरीश जी को और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ। और कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के स्तंभ सुभाष चंद्र भी शामिल रहे और उन्होंने खुले मन से मंच के माध्यम से ही इशिका हमारा स्वाभिमान की प्रशंसा की। मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने ये जो कार्यक्रम किया है, मैं बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद हम 45-46 डिग्री टेम्परेचर में साहित्य के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, किताब के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लघु कथा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आसान नहीं है। ये चीज़ें हमारे संस्कारों को, हमारे जो पढ़ने का एक ललक है, जो हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी जो साहित्य से जुड़े रहने की हमारी इच्छा है, उसे बचाने की एक ईमानदार कोशिश के रूप में इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इरफान राही अगर है, राजीव तनेजा अगर है, जयप्रकाश विलक्षण अगर हैं, साहित्यिक लोग हैं, ये हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी हैं कि जो गिरीश चावला से प्यार करते हैं या ये देखते हैं कि भाई किताब पर बात हो रही है, कहानी पर बात हो रही है, साहित्य पर बात हो रही है, आइए हम चलते हैं। वो लोग 45-46 डिग्री टेम्परेचर में न जाने कहाँ से आए हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ। बहुत मुश्किल है, हम लोग तो साहित्य में जीते हैं, साहित्य खाते हैं, साहित्य पीते हैं, साहित्य ओढ़ते हैं, साहित्य बिछाते हैं, लेकिन आप लोग आए हैं, आप हमें शक्ति देने के लिए आए हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही माहौल पूरे देश में बने तो हिंदी पर आरोप नहीं लगेगा कि हिंदी वाले पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं है। हिंदी में ना किताबें बिकती हैं, ना हिंदी में चीज़ें जाती हैं। आज गिरीश चावला जी की हम किताब पर बात कर रहे हैं, लघु कथा की बात है। कोमल ने बहुत बढ़िया ढंग से कुछ चीज़ें कहीं। एक बात में उन्होंने इशारा कर भी दिया था कि
माना जाए या ना माना जाए कि लोक कथा का परिवर्तित संस्करण लघु कथा है। मैं कहता हूँ कि ये एक अंश है। लघु कथा का कैनवस थोड़ा सा बड़ा है। लघु कथा, पहली बात तो लघु कथा है क्या? जैसे आप लोग आए हैं, आप लोग कह रहे हैं भाई गिरीश चावला की किताब है, लघु कथा की किताब है। ठीक है, लघु कथा मतलब क्या है? लघु कथा छोटी सी कहानी है, कहानी का छोटा रूप करते हैं। गोदान उपन्यास जो है उसे 1.5 पेज में लिख देते हैं, कह देते हैं कि लघु कथा है, होगी नहीं। लघु कथा एक वो विधा है, जैसे कि हमारे पास उपन्यास है जिसमें हम जीवन के बहुत बड़े कालखंड का वर्णन करते हैं, उसकी जो कथात्मक अनुभूतियाँ हैं, उसके जो कथात्मक सूत्र हैं, उनको एक सूत्र में पिरोते हुए हम उसको अंत तक लेकर आते हैं। कहानी में हम एक थोड़े छोटे कालखंड का वर्णन करते हैं और चीज़ों को उसके हिसाब से समेटते हैं। लघु कथा कहानी और उपन्यास से इन अर्थों में भी अलग है कि लघु कथा जीवन के एक छोटे क्षण का किसी बोध कथा के रूप में, फैंटेसी के रूप में, कोई आपने आंखों देखी कानों सुनी घटना के प्रस्तुतिकरण के रूप में, जब हम किसी रचना को छोटे कोई आपके सामने कोई छोटी सी घटना घटी और आपने उस घटना में देखा कि इसमें साहित्यिक मूल्य कितने हैं, और जब मैं इसको लिखूंगा और इसको जो लोग पढ़ेंगे उन तक मेरी बात पूरी की पूरी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो चीज़ किसी रचना का लघु कथा होना तय करती है, नियत करती है, निर्धारित करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शीर्षक, हर पल बदले चश्मे। लघु कथा का जो शीर्षक है कौतूहलपूर्ण होना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि जो पढ़ने वाला है उसको कौतूहल जागे। व्यंग का शीर्षक हो या लघु कथा का शीर्षक हो, कौतूहलपूर्ण होना चाहिए। एक शीर्षक है हर पल बदले चश्मे, अगर ये सिर्फ चश्मे होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, सारी बातें ना खुले तो अच्छा है। लघु कथा है उठाओगे सारा सामान, पैंट के डिब्बे, पुराने दरवाजे, अलमारियाँ, सारा सामान ट्रक में फेंको और इसको ₹5000 का चालान भिजवा दो। कड़क म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर ने चालान काटते हुए कहा, साहब गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माई बाप। सालिक राम अफसर के पैरों में गिरकर बोला, अबे देखो सालिक, खुले में कंप्रेशर चलाकर गाड़ियाँ पेंट करने की इजाज़त हमारी सरकार ने नहीं दे रखी है, यह गैर कानूनी है। तू ऐसा कर, इसकी जेब में 500 रुपये डाल दे, तमतमाता हुआ चेहरा खुशी से खिल उठेगा। पड़ोसी दुकानदार सालिक राम के कान में फुसफुसाया। सालिक राम ने उसकी कहने के अनुसार वो काम कर दिया। उसके बाद 500 का नोट जेब में जाते ही अफसर ने सालिक को प्यार से समझाया, बोला, सालिक जरा ध्यान से काम किया कर, किसी राहगीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शिकायत हमारे पास आ जाती है, समझ गया ना? सालिक सब समझ गया। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि अफसर के जूनियर ने साहब को सड़क की पटरी का एक कोना दिखाया और कहा, सर देखिए, वो देखिए 500 का नोट मिलने की उम्मीद है। अबे यार, वो तो भगवान की मूर्ति पेंट कर रहा है। अबे नहीं, सुबह रिश्वत लेके पाप किया था, अब पुण्य करूंगा, आज के दिन का हिसाब किताब बराबर, ऐसा कर, नजरें फेर ले, चल। आसान भाषा में आपने एक बड़ी विसंगति पर मजे में व्यंग कर दिया। ये है लघु कथा की ताकत। ऐसी बहुत सारी लघु कथाएं इसमें किताब में है। मैं चाहूँगा कि आप ये किताब पढ़ें और चलते चलते शेर सुन लें कि मुझे शेर सुनाना बहुत पसंद है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। पसंद आई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशीष कंदवे ने की, जो कि संपादक हैं गगनाचल भारत सरकार की पत्रिका के और हिंदी साहित्य जगत के लिए एक स्तंभ के रूप में उनकी पहचान है। बात रही कि मंच संचालिका भावना शर्मा ने उन्हें एक शेर के माध्यम से मंच पर आमंत्रित किया।
आदरणीय आशीष कर्वे जी, उनको आमंत्रित करूंगी इन पंक्तियों के साथ। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए। बहुत 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 स्वागत आदरणीय हमारे समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कर्वे जी। मित्रों, थोड़ी सी बात मैं लघु कथा के बारे में कहूँगा। भावना जी पूर्ण रूप से साहित्यिक व्यक्ति हैं, हमारे तनीजा जी हैं, आजकल अमित टंडन भी लघु कथाएं लिख रहे हैं। तो उनके लिए कुछ जरूरी बातें सुभाष जी ने बहुत मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, और कोमल ने तो अपनी भाषा का प्रवाह ऐसे रखा जैसे बरसाती पहाड़ी नदी एक झोंके में आई और सारी बात कह के चली गई, लेकिन वातावरण को, मौसम को, प्रकृति को शीतल करना भी नहीं भूली। तो उसने अपने वक्तव्य से आज के इस आयोजन को जो शीतलता प्रदान की, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इन लघु कथाओं का इतिहास, भूगोल, इसकी आलोचनात्मक दृष्टि, इसका शिल्प कौशल, इसका भाषा, इसकी भाषा और इसके कथानक, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे गंभीर बात हो सकती है। लेकिन आज तो उत्सव का दिन है, इशिका का जन्मदिन है। जन्मदिन का जो अवसर होता है उस दिन ज्यादातर शुभ शुभ बातें ही की जानी चाहिए। बच्चे को तब तक डांटा फटकारा नहीं जाता है, तब तक भावना जी आप जब तक उसके दांत न निकल आए। जब बच्चे का दांत निकल आता है तो वो काटना शुरू कर देता है। तो एक रचनाकार जब समाज में आता है तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उस अबोध सुबोध बालक के दांत निकलेंगे। जिस दिन दांत निकल जाएगा और दांतों में पैरापन आ जाएगा, वो अपने आप साहित्य के समाज को समेट लेगा, अपने अंदर निहित से जो उद्गार निकालेगा, अपनी अभिव्यक्तियों को जो शब्द देगा, वो बहुत ही परिपक्व होगा, बहुत असरदार होगा और बहुत दूर तक जाएगा। ताली बजा सकते ऐसा मैं इसलिए कहता हूं ताकि मुझे लगे कि हाँ कोई सुन भी रहा प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लघु कथा आज नहीं तो कल किसी भी मानक पर कहीं नहीं उतरेगी। लघु कथा सताने की कथा, जो आपने कहा उससे ऐसी वेदना पैदा हुई, एक क्षण में ऐसी मार्मिकता पैदा हुई, एक क्षण में ऐसी भावना हमारे भीतर उपज गई जो हमें आंदोलित कर देती है, जो हमें व्यथित कर देती है, या जो हमें मौन होने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए लघु कथा को कभी इस दृष्टिकोण से नहीं लिखना चाहिए कि हम किसी को रिझाने का प्रयत्न करेंगे। पाठक रिझता नहीं है। लेखन वही सार्थक है जिसमें करुणा है, और चाहे वो व्यंग हो, चाहे लघु कथाएं, गजल हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, अंत में उसकी संवेदनात्मक शक्ति ही उसकी उपयोगिता निर्धारित करती है कि वो कितनी संवेदनाओं से परिपूर्ण है। मित्रों, एक दो छोटी बातें कहके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कवि भी यहाँ उपस्थित हैं जो अपनी कविताओं से हम सबका आज स्वागत करेंगे। लघु कथा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कहूंगा। नहीं कहूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगी, चूंकि इसकी भूमिका मैंने लिखी है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अंगारों की फूल माला
इनकी जो लघु कथा है उसे जरूर पढ़िएगा। वो हमारे आपके समाज की वास्तविकता को परिभाषित कर रही है। एक पंडित जी, मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, जो इन्होंने लिखा है उसका जो सार है, जो संक्षेपण है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि अमित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी और सत्यनारायण भगवान कथा कराने के लिए रामाधार पांडे जी को आमंत्रित कर लिया गया। रामाधार पांडे जी इनके घर आए, आमंत्रण का काम, पूजन का काम संपन्न हुआ और बाहर निकलते समय किसी के साथ मेट्रो में तू मैं हो गई। और उस तू मैमे के बाद पंडित जी ने कहा कि सीलमपुर के मेट्रो स्टेशन पे बाकी पंडितों को सब इकट्ठा हो जाना, एक लड़का है, आज उसे देखना है। उस पंडित की मनोवृत्ति को देखिए, जो आधा घंटा पहले एक परिवार के कल्याण के लिए सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु जो भी है श्लोक पढ़ करके और आपके घर को पवित्र कर रहा था, वो मेट्रो स्टेशन पे 20 पंडितों को और बुलाता है और अपनी चुटिया को लपेटते हुए कहता है यार ये बच्चे नहीं जाएगा। ये हमारी विद्रूपता है और इस विद्रूपता को पढ़ करके आत्मसात कर लेना या आनंद लेना हमारा काम नहीं है। इनका लेखन का उद्देश्य ये है कि ऐसे पंडितों को भी आत्म चेतना की, आत्म मंथन की और पंडितई के स्वाभिमान की आवश्यकता है, जो उनको सिखाई जाए। मित्रों, भाषा के स्तर पे ये पुस्तक बिल्कुल जन भाषा में लिखी गई है। जिस भाषा में ये बातचीत करते हैं उसी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। लेखकीय समाज में ये कहा जाता है कि बोलने की भाषा और लिखने की भाषा अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ मैं इस बात के लिए इनको बधाई देता हूँ कि इनकी बोलने की और लिखने की भाषा एक है। कोई अलंकृत भाषा नहीं है, कोई विशेष विशेषण नहीं है। बस मुझे जिन 2-3 बातों से सहमति नहीं बन पाती है उसकी ओर एक इशारा। नामाकरण करते समय जब हम कोई कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो उसका जब हम नामाकरण करते हैं, किसी पात्र का नाम रखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो नाम जो आप दे रहे हैं वो किसी न किसी वर्ग को, समुदाय को या फिर जाति को या फिर देश की ओर इंगित करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक भाषा के आकर्षण में आकर के कुछ ऐसे नाम दें जो बाद में स्वीकार ना हो। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब मैंने इस पुस्तक को देखा, मेरे पास आई ये पुस्तक, तो देखा इसमें ज़्यादातर जो लघु कथाएं हैं वो अस्मिता बोध की लघु कथाएं, संघर्ष की लघु कथाएं हैं, चाहे वो नारी मन का संघर्ष हो या समाज में होने वाली अंतर्द्वंद को अंकित करने की बात हो। इसकी जो लघु कथाएं थी, ये सारी की सारी लघु कथाएं अंतर्द्वंद संबंधों के ऊपर नीचे होने की लघु कथाएं थी और उनको जिस तरह की उन्होंने भाषा दी है वो अपने आप में आम पाठक को बुरी तरह से आकर्षित कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बंधुवर, अगली जो आपकी पुस्तक है वो साहित्यिक भाषा के अनुरूप आए। जब साहित्यिक भाषा के अनुरूप आपकी पुस्तक आएगी तो निश्चित रूप से साहित्य में आज जो आपका स्थान बना है, इससे कई गुना ऊपर, कई पायदान ऊपर, कई सीढ़ियाँ ऊपर आप स्थापित होंगे। मैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन अविचल, जिनको हिंदी योद्धा कहा जाता है, उनकी उपस्थिति सशरीर यहाँ पे अभी नहीं है, वो इंदौर में है। उनको बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने देश भर में हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन, परिमार्जन और परिष्कार के लिए जो आंदोलन चलाया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मातृभाषा उन्नयन संस्थान से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी हैं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर
राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जो हमारी सरकार की कामकाज की भाषा, बड़ी दुविधा है। लोग अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। सभी का सम्मान करते हुए आप अपनी भाषा यानी हिंदी को बचाने के लिए प्रयत्नरत हैं। और मैं तो कहूँगा कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान के ये सभी ध्वजवाहक हैं, जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने घरों में, अपने अपने चौखटों के भीतर अपनी भाषा को बचा लें। साहित्य का सृजन खूब होगा, बहुत सुंदर होगा। मैं एक शेर जो भाई सादगी चाहिए, हर कदम पर तेरी सादगी चाहिए, जिंदगी तुझसे बस जिंदगी चाहिए। हर कदम पर तेरी सादगी चाहिए, जिंदगी तुझसे बस जिंदगी चाहिए। उम्र भर जो रहे साथ में दोस्तों, उम्र भर जो रहे साथ में दोस्तों, उम्र भर के लिए वो खुशी चाहिए, उम्र भर के लिए वो खुशी चाहिए। युवा कवयित्री कोमल वर्मा भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। आपको बता दें कि वो बतौर विशिष्ट अतिथि वहां मौजूद रहीं। एक लेखिका के साथ साथ वह समीक्षक के तौर पर भी अपनी पहचान रखती हैं। क्योंकि मुझे लगता है जो शीर्षक होता है किसी पुस्तक पर, आवरण पृष्ठ पर जो नाम अंकित होता है किसी पुस्तक पर, वह नाम उसकी अंतर कथा का मुख्य कथानक होता है, वही उसकी आत्मा का परिचय है। ये जो पुस्तक है इशिका, वो गिरीश चावला जी की सुपुत्री के नाम के आधार पर लिखा गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि वर्तमान समाज में घटने वाली घटनाओं को केंद्र में रखकर के लिखी गई होगी। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो ट्रेलर देख कर ही हम उस फिल्म के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वो फिल्म कैसी हो। वैसे ही किसी पुस्तक को जब हम हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उसका टाइटल, उसका शीर्षक आता है और उसके शीर्षक को पढ़कर ही हमें अनुमान लगा लेते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इस पुस्तक की उपयोगिता क्या है, इस पुस्तक को पढ़कर के हमें लाभ क्या है। लाभ के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूंगी तो पाठक को किसी भी पुस्तक को पढ़कर के दो तरह का लाभ होता है। एक तो जो उसकी ज्ञान की जो पिपासा होती है, ज्ञान पिपासु जो लोग होते हैं उनके ज्ञान का संवर्धन होता है। और दूसरी पठनीयता का जो आनंद है, किससे कहानियां पढ़ने का जो आनंद है, उस आनंद में निमग्न होने के लिए उस रचना में कितनी सामग्री दी गई है ये जांच करनी जाती है। तो पाठक इन्हीं दो दृष्टिकोण से देखता है, या तो ज्ञान के लिए या मनोरंजन या रंजन के लिए। निश्चित रूप से आज पाठक जब इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूँ या फिर अपने ज्ञान का संवर्धन कर रहा हूँ। मनुष्य को जितनी आवश्यकता ज्ञान की होती है उतनी ही आवश्यकता उसे मनोरंजन की होती है। जितनी आवश्यकता उसे प्रेम की होती है उतनी ही आवश्यकता जरूरत पड़ने पर उसे तिरस्कार की होती है। तो प्रेम और तिरस्कार के बीच में जो कोई चीज है तो वो है एक रचनाकार के द्वारा लिखी गई रचनाएं। गिरीश चावला जी जैसे ऊंचावान व्यक्तित्व के द्वारा और समाज के बृहद अनुभव को अपने भीतर समेटते हुए व्यापारिक, व्यवसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य कला के इस बहुत बड़े अध्ययन करता है। तो एक कलाकार ने समाज को किस दृष्टि से देखा, एक व्यापारी ने समाज को किस दृष्टि से देखा और एक साहित्य के साधन ने समाज को किस दृष्टि से देखा, ये सभी बिंदुओं पर भी हमें बात करनी होगी। इनके संदेह में एक लघु कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका नाम है इस दर्द की दवा नहीं। कोरोना काल के दौरान शायद लिखी गई होगी, मैं पढ़कर के सुनाती हूँ। लाला, इस आटे की थैली पर तो 200 रुपए लिखे हैं और तुम 240 रुपए क्यों ले रहे हो? असीमा ने हैरानी से पूछा। कोरोना वायरस की वजह से मुझे
उतारो। यानी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मनुष्य की वेदना से लाला को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना काल में भी उसको केवल पैसे की लालसा है, लोग है उसके अंदर। आज समय बहुत कम है और वक्ताओं की संख्या मंच पर अधिक है, उससे बहुत वरिष्ठ और गरिष्ठ वक्तागण भी मंच पर उपस्थित है। डॉक्टर आशीष कटरे जी मंच पर उपस्थित है। इससे अधिक बोलना मुझे लगता है कि पुस्तक के जन्मदिन के अवसर पर उपयुक्त नहीं होगा। और इस पुस्तक की कथाएं बहुत अच्छे हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि से ली गई लघु कथाएं, हमारे मनोभाव की लघु कथाएं हैं, हमारे मनोवेग की कथाएं हैं, हमारे जीवन की लघु कथाएं हैं और हमारे जीवन में होने वाले संघर्ष और उठापटन की लघु कथाएं हैं। मैं गिरीश चावल जी को इस नई पुस्तक के सृजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी लघु कथाएं अपनी सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से साहित्य संसार को समृद्ध करती रहेगी, परिष्कृत करती रहेगी और संवर्धित करती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आभार हमारे बीच। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अर्श परमिंदर शाह, जो कि एक लेखक व अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, उन्होंने भी शिरकत की और मंच से इशिका पुस्तक की तारीफ की। गिरीश जी ने मुंबई से आमंत्रित किया है 2 शब्द कहने के लिए। माफी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा, अगर मंच संचालिका मेरे को आदेश दे। गिरीश चावला जी के साथ मेरे संबंध काफ़ी पुराने हैं और उनसे भी पुराने आशीष कंदवे जी के साथ शायद 1990 से। गिरीश जी के ऑफिस में एक दिन मैं गया तो गिरीश जी अपनी एक डायरी खोलकर बैठे हैं, शायरी कुछ लिख रहे थे। 2017 जनवरी का महीना था और मैं किसी काम से गया तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये मेरा श्रेणी का बंदा मुझे मिल गया। क्यों 79-80 से जब मैंने लिखना शुरू किया तो जब भी मैं कुछ लिखता और किसी को सुनाने की कोशिश करता तो मुझसे ऐसे दूर भागता था जैसे मैंने उसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। गिरीश जी को देखा, मैंने कहा भाई, फिर हमारी हर शाम इनके ऑफिस में होने लगी। ये मुझे अपनी सुनाते, मैं इनको अपनी सुनाता और हुआ ये कि हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम अपनी कुछ रचनाओं को एक लघु कथाओं के रूप में जो हम लिखते हैं इनको हम प्रकाशित कराएं। उस समय हम भावना जी के संपर्क में आए तो हम लोगों का दिसंबर 2018 में यहीं पर विमोचन हुआ। मेरी पुस्तक थी अर्श और गिरीश जी की क्षमा। उस पुस्तक का विमोचन हुआ। लेखक के बारे में मैं बताऊं तो लेखक भी क्षमा चाहूँगा, लेखक बड़ा स्वार्थी होता है। कैसे स्वार्थी? ना वो दिन देखता है ना रात देखता है, लिखना है तो लिखना है तो लिखना है तो लिखना है। अब लिखने के बाद उसको ये लगता है कि मैं अब इसको सुनाऊं भी जरूर। फिर वो ना तो 8 दिसंबर देखता है और ना ही 12 जून देखता है, क्या सुनाना जरूर। तो अब रही पुस्तक के ऊपर बात इशिका। जैसे कि कोमल जी ने कहा कि इशिका के बारे में शब्दकोश में कहीं ऐसा नहीं मिला, तो मैंने अपने आप से इसको जोड़ लिया। इशिका का मतलब इश्क एक सच्चे प्यार से होगा, ऐसा मैंने अपने आप को समझाया कर। ठीक है, गिरीश चावला जी की वैसे तो हर कहानी बड़ी लाजवाब, बहुत ही सुंदर है, एक मकसद के साथ लिखी गई है, एक मैसेज के साथ लिखी है। लेकिन उनकी खास तौर से 3 कहानियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आज हम 6 लेन 8 लेन का हम लोग देखते हैं कि भाई हाईवे बने जा रहे हैं, कितने वृक्ष कटे जा रहे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं करते। हम खुश हैं कि जो दूरी हम 4 घंटे में ख़त्म करते थे वो आज हम 2.5 घंटे में पूरी कर लेते हैं, पर इसके पीछे क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं वो कोई नहीं जानता।
तो इनकी एक कहानी है आया सावन झूम के, दो वृक्षों की कहानी जो आपस में अपना दर्द बांटते हैं। और इसके अलावा एक है वफा के लिए छई छपा छई छपाक छई। और सबसे अच्छी कहानी जो मुझे इनकी लगी वो लगी निरुत्तर प्रश्न। पेज नंबर 43 पर सिर्फ 15 लाइन की ये कहानी है और मुझे लगता है ये कहानी आप सब जरूर पढ़ें। सिर्फ 15 लाइन में उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। इशिका के इस विमोचन के अवसर पर मैं गिरीश जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि अगला विमोचन सितंबर या अक्टूबर के महीने में होगा कि जो सभी हम लोग एटलीस्ट मौसम को देखते हुए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर धर्मेंद्र मुकुल साहित्यकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र मुकुल साहित्यकार होने के साथ साथ एक फिल्म अभिनेता भी हैं। अब जिनको मैं आवाज देने जा रही हूँ, जिनका वक्तव्य हम सुनने वाले हैं, वाकई उनसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि उनका व्यक्तित्व मासूम है, मासूम हृदयों से पिघलता भी है। किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता और चाहता है कि किसी भी तरह, किसी भी कारण, किसी की वजह से किसी एक के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए तो वो उसको ईश्वर की इबादत समझते हैं। मैं आवाज दूंगी इन पंक्तियों के साथ और उसके बाद उनका नाम बताऊंगी। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी के अगर सुनिए सुकून भरपूर मिलता है। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुनिए सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली। हमें तो आप में भगवान का एक रूप मिलता है। मैं आवाज देती हूँ हमारे बीच श्री आदरणीय धर्मेंद्र मुकुल जी को। तालियों के साथ आपका मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। किताब के बारे में काफी कुछ चीजें कहनी थी, लेकिन काफी कुछ कहा जा चुका है। कुछ अच्छी अच्छी बातें अभी कोमल जी ने कही कि कुछ वरिष्ठ और कुछ गरिष्ठ, तो मैं अपने आप को वरिष्ठ तो नहीं मान सकता, गरिष्ठ मान सकता हूँ। तो उनके इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आशीष जी सहमत है आप भी मुझसे? मेरा नाम लेके मुझे गरिष्ठ खैर, आप सभी से गिरीश जी के बारे में बात जो करनी है कि उनकी जो लघु कथाएं हैं ये हमारे आसपास के परिवेश की कहानियां हैं और चाहे न चाहे हमें बहुत कुछ सोचने के लिए विवश भी करती है। मिट्टी का होना अलग बात है, लेकिन मिट्टी का होना दिखना अलग बात है। इनकी लघु कथाओं के जो पात्र हैं वो मिट्टी के दिखते नहीं है, वो मिट्टी के हैं। और मानवीय भावनाओं को जो उकेरने की क्षमता गिरीश जी के पास है वो कम लोगों के पास होती है। मैंने जैसा लिखा भी है कि उनकी इन कथाओं के बारे में मैं आपको बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। वो खुद सक्षम है, निष्णात है। मैं तो कहना चाहूंगा कि जो साहित्य इन्होंने लिखा है उससे एक फायदा मुझे अपना पर्सनल हुआ है कि इनकी कहानियां पढ़ के मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, तो वो लाइनें मैं आपके सामने सुनाता हूं कि नदी के किनारे से पहले की जो जमीन है, नदी के किनारे से पहले की जो जमीन है वो गिरीश जी मेरी है। नदी के किनारे से पहले की जो जमीन है वो मेरी है, न गीली है न सूखी।
न रस्में है न रूखी, थोड़ी रत्तिम है थोड़ी धौली है, जिंदगी की चूड़ी है अंदर से मौली है, जिंदगी की चूड़ी है अंदर से मौली है। चल सकता हूं इस पर मगर मकान नहीं बना सकता, चल सकता हूं मैं इस पर मगर मकान नहीं बना सकता। किनारे कहीं कटे हैं कहीं पे समतल हैं, कहीं ठोस है कहीं पे पोली है, जिंदगी की चूड़ी है अंदर से मौली है, जिंदगी की चूड़ी है अंदर से मौली है। और आप सभी को यूं तो भली बयार है, सब अच्छा दिख रहा है, यूं तो भली बयार है मिट्टी में पर दरार है, यूं तो भली बयार है मिट्टी में पर दरार है। पांव टिकते ही धस जाती है कभी, पांव टिकते ही धस जाती है कभी, नदी बहते बहते हंस जाती है कभी, कुदरत ने जैसे आंख खोली है, जिंदगी की चूड़ी है अंदर से बोली है, जिंदगी की चूड़ी है अंदर से मौली है। इन्हीं अनेक अनेक शुभकामनाओं और शुभेच्छा के साथ गिरीश जी को धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। हमने अपने सभी विशिष्ट अतिथियों को सुना और उनको सुनकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पुस्तक है क्या, पुस्तक के अंदर क्या हो सकता है। और कुछ लोगों के आंखों में, उनके विचारों में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि हमें क्या और दिखना बाकी है। ये वही बता सकता है जिसने उसको बुना, कई बार बुना, बुनने के बाद उसको सोचा, फिर उसके बाद वो लिखा, लिखने के बाद फिर परखा कि क्या ये सही है। मंच संचालन करते हुए भावना शर्मा ने ऐसा समा बांधा कि घंटों तक इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को समय का पता ही नहीं लगा और बीच बीच में उनके दोहे और शायरी ने इस मंच को बेहतर से बेहतर बना दिया। यही वजह है कि आज भावना शर्मा मंच संचालन में एक अपनी दक्ष पहचान रखती हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।